तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सेक्शन नंबर सी ऑडिटिंग मैराथन का। तो सेक्शन नंबर बी तक मैंने ऑलरेडी आपकी वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 में अपलोड कर दी है, तो अब पार्ट 2 शुरू होने वाला है जिसमें सेक्शन सी हम स्टार्ट करेंगे और डी भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन सी में क्या है, वाउचिंग का कंसेप्ट और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस होना चाहिए कि सर वेरिफिकेशन और हमारी वाउचिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस और एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपकी ट्रांजैक्शन असल में हुई है या नहीं हुई, या वो कितनी सही है या कितनी गलत है, उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो है वेरिफिकेशन। लेकिन वाउचिंग का मतलब होता है ट्रेस द एंट्री फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैक टू द ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि मैंने अपने वाउचर्स को चेक करना है ये देखने के लिए कि जो भी मैंने अपनी अकाउंटिंग एंट्री डाली है या बुक्स में जो एंट्री डाली है, ठीक है, कि क्या वो सही डाली है या नहीं डाली, कैसे डाली है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए, मतलब वाउचर्स को चेक करना होता है कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाला है वो एंट्री सही है या नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन का जो फोकस होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर, जबकि वाउचिंग का मतलब होता है ऑन वेरीफाइंग द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि क्या जो हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है उस हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट, ये तो वही हो गया सर। लेकिन वाउचिंग का मतलब होता है कि ऑथेंटिसिटी बना के रखना, मतलब हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास बना रहे और हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ये कहती है कि भाई साहब हम एग्जिस्ट करते हैं, जब ऐसी पोजीशन हो दैट इज कॉल्ड एज वाउचिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन में लिखा जाता है कि जो भी हमारा काम है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से शुरू होता है और एंड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट तक, यानी ये शुरू ही उल्टा होता है, यानी ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से शुरू करके सोर्स डॉक्यूमेंट तक जाता है, जबकि वाउचिंग का पहला काम ही सोर्स डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड तक जाना होता है। ये प्रोसेस ऑपोजिट्स चलती हैं, ठीक है। और वेरिफिकेशन जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट माना जाता है क्योंकि उसमें मेनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कवर होती हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जबकि वाउचिंग में सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शंस कवर होती है जिसके लिए उसका जो मेन फोकस होता है वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ही होता है। चलिए अब बात करते हैं सर, इसके बाद ज़रा वाउचिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, सर वाउचिंग में हम लेंथ कैसे बनाएं, इसके तो पॉइंट ही 2-3 हैं, वो भी 2-3 लाइनों वाले। मेरी बात को ध्यान रखना, सीए के अंदर हो या कोई भी ऑडिटिंग का प्रोसेस हो, जब तक आप वाउचिंग या ऑडिट प्रोसीजर लिख रहे हो ना, तो उसमें आपने लेंथ नहीं देखनी होती। मैं ये नहीं कह रहा सेक्शन ए बी डी में मत देखो, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो थ्योरेटिकल पोर्शंस में कवर होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन वाउचिंग यानी सेक्शन सी एक ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जिसमें लेंथ नहीं बन सकती। तो सर इसका क्या करें, अरे भाई मैक्सिमम जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस का आपका क्वेश्चन आता है, हाउ टू वाउच द पेमेंट ऑफ वेजेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 5 पॉइंट है, उनकी हेडिंग्स बनाओ, 1-1.5 पेज में ख़त्म कर दो, आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि मिथ है कि 3 पेज भरना ही है भाई, GNDU ने नाम अपना पेजेस के ऊपर रख तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार पेजेस के नंबर मिलते हों, ठीक है। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर वाउचिंग या ऑडिट प्रोसीजर लिख रहे हो तो उसके पेजेस के नंबर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एक्यूरेसी के नंबर मिलेंगे। तो जितना भी आप सही लिख कर आओगे ना इस सेक्शन सी में, वो नंबर देगा, ना कि पेज। मैं पहले बता देता हूँ ये चीज़, ठीक है। इसीलिए इसमें सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है, पॉइंट्स को। चलिए, तो वेजेस की वाउचिंग कैसे करते हैं सर, सबसे पहले वेजेस क्या है सर, जो एक वर्कर को मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर रेडी किया होगा, तो ऑडिटर सबसे पहले जाके क्या करेगा, उस रजिस्टर को चेक करेगा कि सारा कुछ सही है कि नहीं। दूसरे नंबर पे सर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उन वेजेस को बांटने वाला या फिर उन वर्कर्स को चेक करने वाला कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी चेक करेगा अच्छे से। नंबर 3, कोई भी फिक्टिशियस एसेट तो नहीं डाली हमने, अरे सर इसमें फिक्टिशियस वर्कर है, वर्कर तो नहीं डाले इसमें, फिक्टिशियस वर्कर। अब फिक्टिशियस वर्कर मतलब होता है जैसे कि कोई वर्कर है ही नहीं, मतलब मेरे पास जैसे कंपनी में 100 वर्कर हैं, पर मैंने वहाँ पे अपनी बुक्स में दिखाए हुए हैं 200 वर्कर है। भाई 100 वर्कर कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा,
आपके कंपनी में 100 हैं, 100 वर्कर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? यानी फिक्टिशियस वर्कर है वो, फिक्टिशियस मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो वो चीज़ भी चेक करनी होती है यहाँ पे कि हमने किसी पेमेंट्स को, मतलब हमने 200 वर्कर की पेमेंट दिखाई है लेकिन एक्चुअली में हमारे है ही कंपनी में 100 वर्कर, तो हाउ वी गिव द 200, मतलब हाउ वी गिव द पेमेंट टू द 200 वर्कर, इसका मतलब हमने फिक्टिशियस पेमेंट्स करी हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा पेमेंट करोगे उतने एक्सपेंसेस और उसका मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स कम लगेगा, ये चीज़ का होता है मतलब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है सर एब्सेंटीज वर्कर को भी चेक करो कि कहीं ये तो नहीं है कि हमने एब्सेंटीज वर्कर को ज़्यादा पेमेंट करी है, क्यों करी है, कैसे करी है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करी है कि नहीं करी। वेज शीट कंपेयर विद वेज रजिस्टर, आपकी वेज शीट होगी, मतलब वेज शीट एक अलग होती है, रजिस्टर अलग होता है। रजिस्टर मतलब सारा रिकॉर्ड सारे वर्कर्स का, वेज शीट मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक वर्कर का। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को कंपेयर करके देखो कि क्या रजिस्टर हो उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा, ये भी देखना होता है। तो ऑडिटर ये सब चीज़ों को ऊपरली चेक करता है जब वो वेजेस की पेमेंट करता है तब। अब आती है क्रेडिटर्स की वाउचिंग। क्रेडिटर्स की वाउचिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्रेडिटर्स को हमने रिसिप्ट्स दी हुई है ना, रिसिप्ट्स इशू टू क्रेडिटर, उसको चेक करेगा ऑडिटर कि पहले मुझे वो दिखाओ भाई कितनी रिसिप्ट्स हैं, कैसी रिसिप्ट्स हैं, कितने की हैं, ये वो चीज़ें। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, फिर हम क्रेडिटर के अकाउंट्स को चेक करेंगे अच्छे से। देन उसके बाद परचेज कॉपी ऑफ द बिल, क्योंकि क्रेडिटर से हम चीज़ें खरीदते हैं तो हम उसके इन्वॉइसेस को देखेंगे अच्छे से कि कहीं पे कोई घोटाला तो नहीं हुआ। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई एडवांस मेंशन, यानी हमने उसको परचेज करने के लिए, मतलब हमने कोई सामान परचेज करना था उसके बदले हमने उसको एडवांस में पेमेंट दी थी, अरे भाई एडवांस में 2 महीने पहले पेमेंट दे दी है, 2 महीने बाद सामान तो आया ही नहीं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। फिर मतलब ये कि जो हमने एडवांस दिया है क्या वो क्लियरली हमने मेंशन किया था और क्या उसके बदले में हमारे गुड्स हमें मिल चुके हैं या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर कैश बुक की आइटम्स है, ये सारी पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है सर इंटेंजिबल एसेट्स की वाउचिंग। अब सुनो, इंटेंजिबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आ जाए, कोई भी और एसेट्स आ जाए, आप यही पॉइंट सिमिलर लिख सकते हो, मेरी बात को याद रखना। पहला पॉइंट परचेज इनवॉइस, सर एसेट्स का इनवॉइस देख लो सबसे पहले कि हमने वो एसेट जब खरीदी थी उसका इनवॉइस हमारे पास है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा। नंबर 2, हमने जो इसके खर्चे होते हैं, देखो इंटेंजिबल एसेट्स के जो खर्चे होते हैं ना उनको AS 10 के अकॉर्डिंग हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स कोई फ्रेट का खर्चा, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा अगर है तो क्या हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया है अच्छे से या नहीं, ये देखना होता है। मतलब हम उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना होता है। देन पेमेंट एज पर द लीज टर्म, अगर लीज पे कोई एसेट है तो क्या लीज टर्म के अकॉर्डिंग पेमेंट्स करी गई हैं। नंबर 4, क्या रेंटल पे अगर कोई चीज़ है तो रेंट डीड के अकॉर्डिंग वो चीज़ करी गई है कि नहीं। और लास्ट आता है कि अगर डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट है बीच में, ऑब्वियसली यार इंटेंजिबल एसेट या एसेट हो तो डेप्रीसिएशन तो लगती ही है। सॉरी, इंटेंजिबल के केस में एमोरेटाइजेशन का वर्ड आता है ज़्यादातर, तो ऑब्वियस ही बात है एमोरेटाइजेशन हुई है अच्छे से या नहीं, ये देखना होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ना एक चीज़ नोट आउट कर लेना, ये इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों के लिए है। इंटेंजिबल नहीं आएगा यहाँ पे, टेंजिबल आएगा, एक गलती है थोड़ी सी, इसको सही कर लेना। टेंजिबल वैसे सही कर दूंगा, यहाँ पे PDF जो आपको दिख रहा है इसमें एक बार नोट आउट कर लेना, मैं टेंजिबल की बात कर रहा हूँ, ये इंटेंजिबल नहीं है, गलती से लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। सर अगर इनकम टैक्स की वाउचिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, हम करेंगे एडवांस टैक्स चलान देखेंगे सबसे पहले। अरे भाई जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स से वही तो चेक करने हैं ऑडिटर ने। एडवांस टैक्स का चलान होता है, कहीं पे एडवांस टैक्स पे किया है तो उसका चलान देखेगा वो, कहीं पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया था वहाँ पे उसका चलान देखेगा वो। अगर वो डिमांड नोटिस आता है वहाँ से तो उसको एक बार वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि क्या वो डिमांड नोटिस का एक्चुअली मीनिंग आपको, मतलब जो हमने देखा है वो पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका। और असेसमेंट ऑर्डर, ऑब्वियस ही बात है इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑर्डर ज़रूर मिलता है आपको, तो वो अगर आया है तो उस चीज़ को भी ऑडिटर ने एक बार ज़रूर वेरीफाई करना है अगर वो इनकम टैक्स की वाउचिंग करेगा तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये इनकम टैक्स के सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको वो एक बार देखेगा और इनकम टैक्स की वाउचिंग करेगा। नेक्स्ट आता है कमीशन ऑन सेल, ये आने के चांस कम है लेकिन फिर भी सेल कमीशन को अगर आपको मिला है कहीं, मतलब अगर आपको कमीशन का सेल मिला है या सॉरी आपने पे करा है, ये पेमेंट थिंग है, पेमेंट वाली, कि अगर आपने सेल के ऊपर कमीशन दिया है तो भाई साहब कमीशन का रेट सही है कि नहीं है। नंबर 2, क्या आपने उसकी कैलकुलेशन अच्छे से करी है कि नहीं। सर ये तो बेसिक सी चीज़ है। अरे हाँ भाई, वाउचिंग इतना डरते हैं बच्चे, अरे डरने की बात ही नहीं है, बेसिक्स चीज़ें हैं ये, एक बार मेरी ध्यान से सुन लो ना चीज़ों को, चुटकियों में डन हो जाएगा चैप्टर ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सर, सबसे पहले हम नीचे कवर करते हैं कि अगर मुझे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है तो कैसे चेक करेंगे।
अगर आप में से कोई भी ऑब्वियसली सीए के ऑफिस में काम करता है या फिर टैक्स के ऑफिस में काम करता है, तो वहाँ पे उसको एक वर्ड आएगा 26 AS, यानी मतलब जो आपका एक फॉर्म होता है उसमें सारी चीज़ें की डिटेल होती है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला, आपका टीडीएस कितना कटा है। वो टीडीएस एक फॉर्म होता है, तो वो टीडीएस के फॉर्म के ऊपर भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक एआईएस फॉर्म होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें उसमें सारी मिल जाती है कि कितनी इनकम मुझे पूरे साल में मिली थी, कहाँ से मिली थी, ये वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें कितना डिविडेंड और इंटरेस्ट भी मिला है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन भी होती है। सिमिलरली इसके अलावा बैंक तो सबसे पहला उदाहरण है भाई। इंटरेस्ट जो मिला है एफडी के ऊपर, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा, तो बैंक से जाके क्लैरिफाई करेगा ऑडिटर, हाँ जी इतना इंटरेस्ट मिला है, यस इतना मिला है। उसके अलावा सर इसमें अगर हम मतलब कोई इंटरेस्ट एक्रू रह जाता है पर पे नहीं किया, तो क्या सर उसका प्रोविजन बनाया है हमने कि नहीं, ये भी देखना होता है, ठीक है ना। तो ये भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, यानी इंटरेस्ट वगैरह जो हमें एक्रू हो चुका है पर बट ड्यू है, तो वहाँ पे हमने एक्चुअली प्रोविज़न क्रिएट करा है या नहीं करा। और अगर हमें सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो सिक्योरिटी के शेड्यूल को एक बार ज़रूर देख लेना है कि क्या हमने उसी शेड्यूल में वो चीज़ डाली है, कहीं और तो नहीं डाल दी। ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं जब हमें इंटरेस्ट मिलता है या उस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो नेक्स्ट आता है कि अगर हमने फिक्स एसेट्स को सेल करा है तो हमें भाई साहब पैसा मिलेगा, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेगा ऑडिटर? ऑडिटर देखेगा कि भाई साहब सेल एग्रीमेंट पहले दिखाओ मुझे, यानी आपके और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा ना इस चीज़ को करने के लिए। हाँ जी सर हुआ होगा, तो उसको देखेगा वो कि क्या उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हुई हैं। नंबर 2, अरे भाई जब भी कोई फिक्स एसेट बिकती है ना, ऑथोराइजेशन ली जाती है कंपनीज के अंदर, किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो एक मिनट्स रेडी किए जाते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि ऑथराइजेशन गिवन है या नहीं। तो मिनट्स को चेक करेगा कि क्या उसमें एक्चुअली में सेल करने की ऑथराइजेशन गिवन प्रोवाइडेड दी गई थी कि नहीं दी गई थी। इसके अलावा आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल बुक, मतलब बुक टू रेवेन्यू अकाउंट। अब ध्यान से सुनना इसको, ये शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखिए, मेरी बात को याद रख लेना कि अगर आपको सेल करने के ऊपर कोई प्रॉफिट और लॉस मिलता है तो क्या आपने उसको रेवेन्यू अकाउंट में ही डाला है ना? ये सोचो ज़रा। मतलब क्यों? क्योंकि सर फिक्स एसेट है तो कहीं पे हमने उसको उसमें से ही तो लेस ऐड तो नहीं कर दिया, मतलब उसकी कॉस्ट में ही लेस ऐड तो नहीं कर दिया, या उसकी वैल्यू में ही लेस ऐड तो नहीं कर दिया। नहीं, हमने उसको सेपरेटली रेवेन्यू अकाउंट में लेकर जाना है। अगर हम उसको नहीं लेकर गए तो ऑडिटर इस चीज़ को भी चेक करेगा एक बार, ठीक है। दैट्स इट। तो सर बिल्कुल बस हो गया वाउचिंग। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है बड़े आराम से। अब वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का टॉपिक भी एक आता है इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच होकर। तो सर अगर वाउचिंग मुश्किल आता है क्वेश्चन, तो वेरिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं या वैल्यूएशन। तो सर वैल्यूएशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सर, कि सबसे पहले कि हमारी एसेट एग्जिस्ट कर रही है फिजिकली वे में वहाँ पे के नहीं, ठीक है। नंबर 2 कि सर लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एसेट एंड चेक थ्रू कंफर्म द ओनरशिप ऑफ एसेट। वैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि क्या जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वो एक्चुअली में जो लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो एसेट से रिलेटेड ही है ना, क्या उसकी ऑनरशिप से रिलेटेड है ना, मतलब कहीं और तो कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं है उसके रिगार्डिंग। इट इज़ कन्फर्म दैट एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। अच्छा, चार्ज का मतलब क्या होता है सर? चार्ज का मतलब होता है किसी को राइट्स दे देना अपनी एसेट्स का इस्तेमाल करने के लिए, एज अ सिक्योरिटी चार्ज आप कह सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी उस चीज़ को चार्ज पे लिया हो तो हम उस एसेट्स को बेच दें तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी एसेट नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है, हम उसको सेल कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ये भी चेक करने के लिए मदद करती है कि प्रूफ रिगार्डिंग प्रॉपर वैल्यूएशन, क्या प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है एसेट की या नहीं, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो दैट्स इट सर। अब हमें वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी आ सकता है, तो सर उसका क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, दोनों का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक मीनिंग जस्ट समझ लीजिएगा कि वैल्यूएशन का तो मतलब है कि एसेट्स और लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। वेरीफाई क्या होता है सर? वेरीफाई का मतलब ही तो वही है। हाँ सर, ये कैसे हुआ? अरे हाँ जी, दोनों में एक ही कंफ्यूजन है जो बच्चों को तंग करती है कि अगर हम एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप और अकरेंस देख रहे हैं तो वो वेरिफिकेशन है, लेकिन वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने उनकी मॉनिटरी वैल्यू को देखना है, मनी वैल्यू को चेक करना है। मतलब वो चीज़ वेरीफाई करना है कि वो चीज़ हुई है या नहीं हुई, वो वेरिफिकेशन है।
लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, मतलब वो एग्जिस्ट है, ये तो चेक कर लिया, लेकिन उसके साथ हमारा पॉइंट खड़ा हो जाता है सर उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है बनेगी, वो चेक करना होता है। मतलब वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यूएट करना, बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट करना, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे ना मैंने पूरी एक लिस्ट बना के दे दी कि वेरिफिकेशन हो या वैल्यूएशन हो ऐसे लायबिलिटी की वो कैसे करते हैं और किन किन की करते हैं। तो सर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आता है और एग्जामिनर आपको 5-6 चीज़ें दे देता है और ये कहता है कि इसकी मुझे 1-2 लाइनों में लिख के दे दो कि कैसे वेरिफिकेशंस करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ बीच में, जैसे कि सबसे पहले आप ले लो, यहाँ पे बच्चे कहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं सर सबसे पहले, कि इसको हमने ये चेक करना है कि क्या वो कॉस्ट के ऊपर शो करी गई है सबसे पहले। अगर वो कॉस्ट के ऊपर शो नहीं करी गई, इसका मतलब वो मार्केट वैल्यू पे शो करी गई है, तो सर क्या वो एक्चुअली में मार्केट वैल्यू पे ही डिस्क्लोज करी गई है बैलेंस शीट में? सर मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि सबसे पहले तो उसको कॉस्ट पे शो करना है, ठीक है। अगर उसका बेस मार्केट वैल्यू है देन शुड डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, का मतलब ये हुआ कि वो मार्केट वैल्यू पे है, इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा बैलेंस शीट में फिर, ठीक है, ये बात है। और नेक्स्ट इज कॉस्ट जो हो सकती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, उसमें मैक्सिममली लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, परचेज प्राइस, ब्रोकर कमीशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ये आपने चेक करना है, दैट्स इट, डन। इसके अलावा सर एक सन्ड्रे डेटर्स का कंसेप्ट आ जाता है कई बार, सन्ड्रे डेटर्स का। तो सन्ड्रे डेटर्स का सर इसमें क्या करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से, कि कोई भी अमाउंट अगर हमने, मतलब अमाउंट ड्यू जो हमने डेटर से है हमारे लिए, मतलब अमाउंट ड्यू जो है डेटर को, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करी गई है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि हमने डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर करना है, क्यों? क्योंकि हम उसकी एक्यूरेसी को प्रॉपर चेक कर सकें, मतलब प्रॉपर एक एक डेटर से जाके पूछना है, अरे सर इतना कैसे पॉसिबल, अरे यार ये एक्चुअली में कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने एक्चुअली एक्यूरेसी पता करने के लिए हमने उनसे कंफर्म करना है, बस ये कुछ है, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन प्रोसीजर जो भी हमने करना है, डायरेक्ट कंफर्मेशन या कोई भी कंफर्मेशन प्रोसीजर, वो हमेशा साल के लास्ट में करना है, ताकि साल के बीच में करोगे तो फिर से घोटाले हो सकते हैं, लास्ट में करोगे तो एक ही बार में पता चल जाएगा कि साल में क्या घोटाला हुआ था। उसके बाद पे स्पेशल अटेंशन टू द बैलेंस कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड, अगर कोई पैसा नहीं मिला है तो उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देकर पूछो कंपनी को, अरे भाई क्यों नहीं मिला और ये क्यों खड़ा हुआ है आपकी बैलेंस शीट में अभी तक, क्यों बेचारे ने पैसे नहीं दिए, क्यों नहीं बिल काटा, ये वो चीज़ें पूछो आप उनसे, ठीक है ना। उसके अलावा सर प्रोविजन क्रेडिटेड फॉर द डाउटफुल डेट और नॉट, अरे अगर नहीं बनाया प्रोविजन तो क्यों नहीं बनाया, मतलब ये कि आपने देखा है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, अरे भाई ठीक है बना लिया, बात खत्म। अगर क्यों नहीं बनाया, मतलब जिनसे पैसे मिले ही नहीं है उनका डाउटफुल डेट का प्रोविजन क्यों नहीं बनाया, ये भी तो बताओ पहले। अगर बनाया ही नहीं है तो क्यों, खास बंदे हैं इसलिए नहीं बनाया, ये चीज़ें पूछनी होती है बस, ठीक है ना। तो ये हो गया डेटर्स का। तो इसके अलावा सर एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, क्रेडिटर का भी आप देख लेना, इसका थोड़ा सा बिल्कुल सेम से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कैपिटल, तो कैपिटल एक बार अच्छे से देख लेना सर। कैपिटल का मतलब ये है कि कैपिटल, सारी चीज़ें कैपिटल देखो ज़रा एक बार, ऑथराइज कैपिटल अच्छे से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई, इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा है कि नहीं, अगर 4 फीचर किए गए हैं वो बीच में रिकॉर्डेड है कि नहीं, अगर सर अनपेड कॉल्स हैं वो बीच में लिखी गई हैं कि नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोज है कि नहीं, क्या डायरेक्टर से अनपेड कॉल्स आने वाली बाकी हैं कि नहीं। इसके अलावा सर अगर हमारे पास एक ही क्लास के शेयर होल्डर्स हैं तो इसका मतलब वो इक्विटी होने चाहिए, प्रेफरेंस नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर हर शेयर होल्डर्स के प्रॉपर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे हमें डिस्क्लोजर्स में, ये भी दिखाना है, दैट्स इट। अरे सर इतना बेसिक, सर ये तो बड़ी लेंथ कम बनेगी, अरे यार मैंने आपको पहले ही कह दिया लेंथ डजंट मैटर, इसका मतलब सर 5 लाइनों में आंसर दे दें, अरे इतना तो न मत कंजस्टेड करो ना। अब मतलब ये कि हेडिंग्स बनाओ और थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा नहीं 1-2 लाइनों में भरकर उसको 1.5 पेज या 1 पेज मैक्सिमम, मैं कहूँ 1.5 पेज में हमें लेगा ही ना, फुल नंबर है आपके। कोई एक बच्चा 1 पेज तक भी रखेगा ना तो डरने की जरूरत नहीं है, नंबर अच्छे मिल लेंगे आपको, 4 तक मिल जाएंगे बड़े आराम से 5 में से। तो सर इतना आसान है, हाँ जी, इसमें लेंथ नहीं मैटर करेगी, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आपको मैं कह दूँ इसको ना एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना, मैं सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज इतना कम शॉर्टेज टाइम है, तो ये चीज़ें बस पढ़ने के लिए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हो बड़े आराम से, मैंने यहाँ पे कर दिया आपको, देखो ज़रा सारी चीज़ें बहुत आराम से और ईजी वे में लिखी गई हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, वाउचिंग इज एन एसेंस यानी बैकबोन, अरे भाई वाउचिंग नहीं हुआ तो ऑडिटिंग खत्म, टाटा बाय बाय ठीक है। तो ऑफ कोर्स सर
बिल्कुल वाउचिंग ना होने की वजह से ऑडिटिंग का ख़त्म खलास हो जाएगा। कैसे सर? वाउचिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। इसमें हम एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, तो अरे भाई एक एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई, उसकी वाउचिंग ही नहीं करी तो कुछ भी हो सकता है सर, फ्रॉड वगैरह बढ़ सकते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है। दूसरा है सर एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। अरे भाई सर ये तो ऊपर ऊपर पड़े हैं पॉइंट। हाँ जी पड़े हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग ही है। वाउचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने ऊपर ही तो भी पढ़ा, उसके डिफरेंस में, उसके ऑब्जेक्टिव्स में यही तो चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। तो सर मतलब इसका ये कि जितने पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंस में कवर होते हैं वो सारे इसमें लिखेंगे। हाँ जी लिखेंगे कि हमने एसेट लाइबिलिटी को एग्जिस्ट, मतलब हमने देखा कि एसेट लाइबिलिटी है कि नहीं। ये भी तो इसकी इंपॉर्टेंस ही है ना, कि हमें पता करवाता है कि एसेट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसके अलावा ऑडिटर को एश्योरेंस देती है, मतलब एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि अगर ऑडिटर ने वाउचिंग कर दी इसका मतलब उसने सारा बढ़िया काम कर दिया है, उसको एक एश्योरेंस मिल गई कि उसने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया था भाई, बाद में कुछ हो गया मेरा कुछ नहीं जाता यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस यू कैन से दैट यू हैव टू कवर इन दिस क्वेश्चन। जहाँ पे बच्चे कहते हैं कि क्या आएगा इसमें, मैं बता दिया हमने कि ये आएगा इसमें और ऐसे आएगा इसमें, अब बना के आओ खिचड़ी पेपर में। तो सर इसकी लेंथ, अरे नहीं इसकी लेंथ बनानी पड़ेगी, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको 2-2.5 पेज तो भरने पड़ेंगे बड़े आराम से। अगर 5 नंबर का आता है, अगर 10 नंबर का आता है तो फिर तो 5 पेज भरेंगे। ठीक है, चलो 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 चलो, लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट टॉपिक आपका सेक्शन सी का, कि सर वाउचिंग करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इतने बेसिक स्टेप्स सर, बच्चों ने मेरे ग्रुप में कहा कि सर इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। अरे भाई इतने इजी स्टेप्स हैं ना, क्या ही बताऊं। कि सबसे पहले आप ले लो कि रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है एक्यूरेसी के आसपास होना चाहिए वो चीज़ें सारी की सारी, मतलब इन शॉर्ट वाउचिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है जिसको हम चेक कर रहे हैं। अरे पता चले कि वो चीज़ जो मैं हाथ में पकड़ के बैठा हूँ उसका तो कोई मतलब ही नहीं था आने वाले टाइम पीरियड में हमारी ऑडिटिंग के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सर रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द इनवॉइसेस। कितने, मतलब जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है उनको इन्वॉइसेस से एक बार चेक करके देखना होता है कि उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, क्या वो चीज़ सही है कि गलत है, कि कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है, उन चीज़ों को। नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। मैंने पहले बता दिया कंसिस्टेंसी जिस चीज़ में नहीं है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही है, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो सभी में होना चाहिए। ऑथोराइजेशन, मिनट्स अभी बात करी थी मैंने, किसी भी चीज़ को बेच रहे हो, फिक्स एसेट्स को बेच रहे हो तो उसकी सेल ऑथराइज है कि नहीं ये चेक करना होता है। उसके अलावा कंप्लीट, अब मैंने अभी बताया वेरिफिकेशन का पर्पस ही ये होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एसेट हमने चेक करनी है वो प्रॉपरली एसेट लाइबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती भी है या एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है जो हमने बैलेंस शीट में डाली है, बताना होता है। तो सर ऑब्वियस ही बात है वाउचिंग करते टाइम हमें ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और लास्ट आता है सर वाउचिंग का मतलब ये नहीं होता लगे रहो मुन्ना भाई, अरे मतलब ये कि साल भर लगे रहो। टाइमलेसनेस मतलब ध्यान रखो कि कितना कम समय तक आप अपनी चीज़ों को डन कर सकते हो। ओके, तो वाउचिंग करते टाइम बस इतना सा ध्यान रखना है सर। हो गया वाउचिंग वेरिफिकेशन, सर ये टॉपिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं सर, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एक बार दोबारा से बता दूं। कैश इन, मैंने मतलब बताया नहीं है, बता देता हूँ। कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब सर एक्चुअली में मेरे पास कितना कैश आ चुका है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब हमने जो एक्चुअल काउंटिंग करनी है ना वो बैलेंस शीट डेट तो करोगे भाई, बाद में पता चले एक दिन पहले चले गए और बाद में आखिरी दिन पे सारा कैश आ गया हमारे पास में और बेचारा ऑडिटर देख ही नहीं पाया उस चीज़ को। तो एक्चुअल डेट 31 को ही जाके चेक करो कि भाई साहब कैश दिखाओ, चलो इसके बाद तो आने वाला है, अगर 1 अप्रैल को आएगा तो पता तो चल जाएगा ना। उसके बाद आता है कि कैशियर से पूछो भाई साहब कि आपके पास कितनी कैश बुक्स हैं, पता चले कि बाद में डुप्लीकेट कैश बुक भी बैठा के बैठा हुआ है तो उससे वो भी ले लो कि आओ भाई दिखाओ ज़रा इसमें कितना कैश रखा है, पैटी कैश है तो पैटी कैश भी दिखाओ बुक। ओके, तो ये कैश इन हैंड है। उसके बाद है कैश एट बैंक, BRS बनाओ भाई साहब। उसके बाद बैंक से पैसे, बैंक से लेटर ऑफ कन्फर्मेशन लो कि जो बैलेंस इसमें शो किया गया है वो एक्यूरेट है भी नहीं, ये भी देखना होता है। तो बस सिंपल सी चीज़ है सर। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कितना मुश्किल है। अरे भाई ये तो सच में बहुत आसान है। मैंने मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 चीज़ें तो वैसे बता दी और है भी मेरे ख्याल से 10 चीज़ें मैक्सिमम। तो सर 5 चीज़ें हमारे लिए छोड़ दोगे तो बिल्कुल छोड़ देंगे सर, क्योंकि है आसान भाई, अब तो लगना चाहिए आसान। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ।
चलो जी, सेक्शन नंबर डी आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सबसे पहले शुरू होता है, मैनेजमेंट ऑडिट से, सॉरी फॉर दैट। मैनेजमेंट ऑडिट, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी थी ना? हाँ जी करी थी सर। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का ऑडिट करना। मतलब सर, मतलब ये कि उसने जो भी काम किया है, उसने जो प्लानिंग करी है, उसने जो अपने फंक्शंस परफॉर्म किए थे, अरे भाई वो जो उसने परफॉर्म करा है अच्छे से, उसकी अकाउंटिंग की थी ना हमने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका ऑडिट करना। तो सर सिंपल मीनिंग क्या निकला? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑडिट करना, मतलब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का ऑडिट करना। ओके, दिस इज फर्स्ट मीनिंग। अब सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी मैनेजमेंट ऑडिटिंग में क्या क्या आता है सर? जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑडिटर को हेल्प करना अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद मतलब मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैनेजमेंट ऑडिट होगा तो मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छे से अपना काम करेगा। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा हमेशा हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि जब एक्चुअली ऑडिट होता रहेगा तो मैनेजमेंट अपने काम को अच्छे ढंग से करेगा और सभी से मिलजुल कर करेगा। उसके बाद हेल्प इन ट्रेनिंग पर्सोनल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब भी ऑडिट होता है तो ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ों का होता है, तो उससे ध्यान रखा जाता है कि कितनी चीज़ पे कितना स्पेंड करा गया है, कितनी चीज़ पे कितना वैल्यूएशन दिया गया है, ये सब चीज़ों का मतलब ये कि सर अगर हम किसी चीज़ में ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग पे कितना स्पेंड करा गया था, एक्चुअल में ट्रेनिंग कितनी दी गई है लोगों और अपने एम्प्लॉयज़ को। ये सब चीज़ों का ऑडिट हम करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में लिखा होता है कि हम नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे, अगर हमने नहीं दी तो ऑडिट हो गया तो पंगा पड़ जाएगा, राइट। इसके अलावा सर टू कंपेयर द इनपुट विद आउटपुट, यानी हमने कितना लगाया और हमें उस एफर्ट यानी उस एफर्ट से कितना मिला, दैट इज नोन एज, ये भी कंपेयर होता है मैनेजमेंट ऑडिट से, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गएंगे। अब इसके अलावा सर इसके कुछ आप साथ में देखोगे, इट इज़ हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज़, प्रिपरेशन ऑफ बजट, प्रिपरेशन ऑफ सॉरी ये 2 पॉइंट्स एक साथ हो गए, टू इलेबोरेट द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द स्टाफ मेंबर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन चीज़ों में हमारी मदद करता है। बस ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज दोनों को सिमिलर कर दोगे तो सर एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता। बस एक लाइंस को अंडरस्टैंड करने की और लिखने की अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स भी एडवांटेज ही होते हैं और एडवांटेज भी इक्वल टू ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सर ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा डर लगता है यार, मैनेजमेंट ऑडिट करते समय उससे पहले यानी मैनेजमेंट ऑडिट करने से पहले या मैनेजमेंट ऑडिट करते टाइम आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? बच्चे कहते हैं सर मुझे याद ही नहीं, ये पता ही नहीं। अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, ऑडिट करते टाइम क्या ध्यान में रखते हो और उससे पहले क्या ध्यान में रखते हो? तो सर सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं कि वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियस ही बात है, तो मैनेजमेंट ऑडिट के लिए भी वही करोगे। नंबर 2 सर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे यानी स्टडी करेंगे कि वेदर द प्रिंसिपल ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉलोड और नॉट। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि ऑडिट का तो मतलब यही होता है ना कि ऑडिट शुरू करने से पहले अच्छे से देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। नंबर 3 डिटेल डिस्कशन विद टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिटर आ रहा है तो सबसे पहले वो टॉप के पास जाएगा पूछने के लिए, हाँ जी भाई मैं ऑडिट करने आ रहा हूँ, मैं आऊँ कि ना आऊँ, बताओ मुझे ज़रा। मतलब ये कि मुझे ये बताइए कि मेरे बिजनेस में मतलब जिसको मैं ऑडिट करने वाला हूँ उसकी कुछ मुझे आइडिया तो दीजिए ना, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, ताकि मैं उसको देख सकूं, ठीक है। उसके बाद स्टडी द करंट पॉलिसी, आज आप क्या कर रहे हो वो भी तो बता दो मुझे। आपने मुझे ये बता दिया कि ये सब होता है, अरे भाई ये हो रहा है ये भी तो बता दो, पॉलिसी कौन सी अप्लाई कर रहे हो ये भी तो बता दो। उसके बाद डिसाइड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, वेदर इट इज़ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और बोथ। ये भी हमने डिसाइड करना होता है ऑडिट के बाद कि भाई साहब किस चीज़ में ज़रूरी इम्प्रूवमेंट चाहिए, चाहे वो प्लानिंग है और चाहे वो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर दोनों पॉइंट्स में आ सकती है हमारी ज़रूरत। तो ऑडिट के ज़रिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैंने अभी आपको कवर्स किए। इसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसकी रिकमेंडेशंस भी देनी होती हैं ऑडिट के ज़रिए। तो ऑडिट करने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें करनी है, और वाइल ड्यूरिंग द ऑडिट भी हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है भाई साहब। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है ये क्वेश्चन, बस एक छोटी छोटी लाइनों को उस तरीके से वो देना होता है, इंपॉर्टेंस देनी होती है बस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट। ये 2 पॉइंट्स आपके लिमिटेशंस हैं, क्लिक आउट दैट अगर आपको याद रखना है तो, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है सर ऑडिट कमेटी क्या होता है।
ऑडिट कमेटी का सर रोल सिंपल सा है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वो तो ऑडिट कंपनी बनाएगी, लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है या इसके अलावा कोई और पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब अगर कोई लिस्टेड है तो वो तो बनाएगी, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में अगर कोई ऑल पब्लिक कंपनी है तो उसको तब बनाने के लिए कहा जाएगा ऑडिट कमेटी जब उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और बोरविंग्स जो हैं या आउटस्टैंडिंग लोन्स जो हैं या डिपॉजिट्स जो हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तब ऑडिट कमेटी उसको बनाने की आज्ञा दी जाएगी। भाई साहब अब आप अपनी ऑडिट कमेटी बनाइएगा, ठीक है। और इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सर? सबसे पहले हमने अपनी फाइलिंग मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेल्प करना, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेल्प करना, किसी रिस्क को चेक करना, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरसाइड करना, ऑडिटर की वर्किंग को चेक करना, इसके अलावा मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शंस बना के रखना, इंटरनल ऑडिट के काम को चेक करना, एथिक्स एंड कंप्लायंस के साथ रिलेशन बनाना, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिट कमेटी की, ठीक है। इसके अलावा सर राइट्स क्या होते हैं एक ऑडिटर के? अरे भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत 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 आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। कैसे सर? बिल्कुल, सबसे पहले राइट क्या होगा मेरा? मैं एज अ ऑडिटर, अरे भाई बुक्स चेक करवाओ मुझे। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे सारी की सारी। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग। कौन सी इन्फॉर्मेशन? इंपॉर्टेंट बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा सर मुझे नोटिस मिलना चाहिए कि अगर कोई मीटिंग होती है कंपनी की तो आई एम ऑल्सो एबल टू अटेंड दैट, आई शुड हैव टू रिसीव द नोटिस, ओके ओके सर। नेक्स्ट इज राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी को आपने रिपोर्ट करना है ऑन द अकाउंट एग्जामिन्ड बाय हिम। अरे भाई जो मैंने अकाउंट्स रिपोर्ट कर दिए, मेरा राइट है कि मैं उसको जाके बताऊंगा, और मेरा राइट है कि मैं उसको बताने के लायक हूँ, मैं बताऊंगा भाई, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मैं सजेशंस भी दे सकता हूँ, अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको माननी भी पड़ेंगी, ओके। देर आफ्टर भाई मैं राइट लेता हूँ कि मुझे रेम्यूनरेशन भी चाहिए, मतलब ये है कि मेरा राइट है, मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए। कोई ऑडिटर अपनी रेम्यूनरेशन के बिना काम करता है? अरे नहीं यार, उसकी रेम्यूनरेशन ऑलरेडी फिक्स होती है अगर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑडिटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ये वो चीज़ें उनकी प्रोसेस है, हम 142 सेक्शन में पढ़ेंगे आगे। तो मेन चीज़ क्या है कि उसको राइट है कि वो रेम्यूनरेशन भी लेने के लेना उसको, मतलब उसको राइट है कि उसको रेम्यूनरेशन से रोका नहीं जा सकता। और सबसे ज़रूरी उसको राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और स्पेशली उसको साइन भी खुद करेगा, ओके, दैट्स इट। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट का, कि सर जो एक्सप्रेशन अगर हम देते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या ओपिनियन होना चाहिए, वो होता है ऑडिट रिपोर्ट। जबकि अगर हम एक कंफर्मेशन कर रहे हैं किसी मैटर की कि भाई साहब वो सही है या नहीं, वो होता है ऑडिट सर्टिफिकेट। मतलब मैंने ना किसी चीज़ को चेक करना था, मतलब वो रिपोर्ट नहीं है, मैंने कोई ओपिनियन नहीं दिया, मैंने बस चेक करा कि वो मैटर जो मैं चेक कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी है या नहीं, और उसके बाद मैंने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ जी आपका सब कुछ सही है। तो आपका सब कुछ सही है जो मैंने उनको चीज़ उसके ऊपर दी है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट सर्टिफिकेट, ओके, दैट्स इट। चलिए सर, ड्यूटी। अरे भाई राइट तो ले लिया आपने, अब आप अपनी ड्यूटी पे तो आएंगे। हाँ जी सर बताइए। सबसे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले AOA तो ज़रूर देखना है सर, अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नंबर 2 मिनट्स बुक, सर ये भी पता है हमें। थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, अरे भाई वो तो काम हमारा ही है ना, हमें पता ही है। फोर्थ प्रोविजन इन मतलब एडिक्वेसी ऑफ द प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं पे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजंस की ज़रूरत है तो हमें बनाने का भी हक है, हमारी ड्यूटी है भाई साहब वो बनाओ जाके, क्योंकि प्रोविजंस के बिना बहुत मुश्किल होता है काम, तो प्रोविजंस हर चीज़ का बनाना है जहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना तो भाई साहब ऑडिटर का सबसे पहला कर्तव्य है, ओके। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस मतलब आपका कोई भी काम अगर आपको मतलब मैंने इंटरनल ऑडिट को किस लिए रखा था, इंटरनल ऑडिट को भाई साहब आपने इंटरनल चेकिंग करनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, अरे भाई वो स्पेशल पर्पस है ना,
तो क्या वो उसने पूरा किया है या नहीं, मतलब इन शॉर्ट उसकी ड्यूटी है कि वो काम वो पूरा करेगा। अब मुझे किसी ने, मतलब मेरी कंपनी में मुझे इंटरनल ऑडिटर के ऊपर लगाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो यार कोई बात नहीं कर लेंगे चेक। अरे नहीं यार, चुपचाप उठो और सारी चीज़ों को चेक भी करो, ये आपका ड्यूटी है। ओके चलो सर, अब ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा हमने। सर क्वेश्चन आया था डिस्क्लोजर अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट। अरे भाई 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 सुनो मेरी बात, कंटेंट और डिस्क्लोजर में नाम मात्र का भी फर्क नहीं है। अरे मतलब ये है कि जो चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में होती है वही तो डिस्क्लोजर होती है, और जो चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में हमने करनी है वही तो कंटेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, ठीक है ना। बस फिर तो इसका मतलब क्या निकला सर, इसमें हम कुछ ओपिनियंस भी देते हैं। कौन से ओपिनियन या कौन सी रिपोर्ट होती हैं सर? सबसे पहले क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होती है। मतलब क्या है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फुली फ्री हैं, और इसमें हम कोई भी मतलब ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाहते जो हमारे अकॉर्डिंग गलत है। नंबर 2 क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होता है सर कि कुछ ऑडिट स्कोप्स की लिमिटेशन इसमें मुझे नज़र आती है, पर कोई बात नहीं जब आ जाती है ना बीच में कि चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट है एडवर्स। अरे भाई ये तो गलत है, मतलब जिसमें मटीरियली मिसस्टेटेड सारी चीज़ें दी गई हों, मतलब जिसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी ना हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसमें काम ना किया गया हो, वो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटर के हाथ में आती हैं तो लो भाई एडवर्स ओपिनियन या एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट वो रेडी करता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, तो मतलब ही बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। मतलब क्या है, अक्कर व्हेन द ऑडिटर इज अनएबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। अरे भाई मेरे से ओपिनियन ही ना मैं एक्सपेक्ट ही मत करो। मतलब क्या होता है, जब नज़र आ जाए कि फ्रॉड हो रहा है तो भाई साहब मैं उसका भागीदार नहीं बनना चाहता, मैं नहीं लिखूंगा इसके बारे में, मैं नहीं करना चाहता काम। इसका मतलब ये है कि जब उसके लिए अनएबिलिटी हो जाएगी, वो ऑडिट ओपिनियन नहीं देना चाहता, या फिर वो ऑडिट ओपिनियन क्या दे उसको समझ में नहीं आना चाहता, तो उस केस में वो दे देता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है जी, दैट्स इट। मतलब इन शॉर्ट उसको एविडेंस ही नहीं मिल रहा कि वो चीज़ है कि नहीं है। इनसफिशिएंट एविडेंस के केस में वो ये कहेगा कि ये लो भाई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मुझे नहीं देना ओपिनियन कोई भी। ठीक है चलो सर, ये स्पेसिमन है, एक बार मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा अगर आपको आता है, लेकिन इतनी सारी राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि एक ऑडिट रिपोर्ट मैंने चुपचाप छाप दी यहाँ पे, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको बस कुछ पॉइंट्स में इसमें आपको ध्यान देना है और लिख के आ जाना है, बस बात खत्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। मतलब बच्चे पता क्या करते हैं यहाँ पे, सर ऑडिटिंग के ट्रेंड हैं ये वो टाइप्स लिख के आ जाओ, बात खत्म। अरे भाई ट्रेंड का मतलब होता है आज के टाइम में ऑडिट कैसे कैसे किया जा रहा है, ऑडिटिंग में क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो सर सबसे पहले टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है ऑडिटिंग के अंदर, ये तो हमको पता है सर। ओके, नंबर 2 आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है सर कि ऑडिटर्स वुड लीवरेजिंग द टेक्नोलॉजी टू एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अलाउ फॉर मोर थ्रू एन इनसाइड ऑडिट। मतलब क्या था सर डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स क्या होता है सर? हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट समझा था। हाँ जी सर समझा था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ें होती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करके हम फर्दर ऑडिट्स के कुछ काम कर सकते हैं, तो वो भी इसमें ही कवर हो जाता है। नंबर 3 आता है रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट कोविड-19, अरे भाई ये कौन भूल पाएगा, तो उसने ही ये विकास करा था। अब सुनो ज़रा, आप कहीं पे जा ही नहीं सकते। अब कोविड-19 का मतलब तो यही है ना, लेकिन कंपनी को कहा जाता था आप काम करोगे, आप काम करोगे। अरे भाई फिर ऑडिटर चुपचाप बैठा रहेगा घर पे? नहीं ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रिमोटली उस चीज़ को ऑडिट करेगा। तो रिमोटली सर एक जगह से बैठे बैठे दूसरी चीज़ के ऊपर नज़र रखेगा। वो कैसे पॉसिबल है सर? वो तो तरीके बहुत थे, लेकिन ये एक ट्रेंड बनकर आ गया कि आजकल हम रिमोट ऑडिटिंग की चीज़ भी कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 के समय से हमें नज़र आई। देन उसके बाद है फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी। ऑडिट का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है ना, उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस साइबर सिक्योरिटी में भी मिलती जा रही है हमें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी ऑडिटिंग का सबसे ज़रूरी रोल अगर है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में चीज़ों को चेक करना एक रेगुलर फैसिलिटी में काम होता है उसके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है ये ज़रूरी कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता है। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ऑडिट।
क्योंकि आजकल हमारे लिए एनवायरनमेंट, सोशल और उसकी गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से एक स्पेशल ऑडिट ESG भी उस एरिया में रखा गया ताकि हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखा जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीज करी जाए। एंड द लास्ट वन इज सर, ये तो कॉमन सा है, मैं नहीं समझाऊंगा, बस बहुत हो गया सर, फ्रॉड, एरर एंड डिटेक्शन की बात करना। तो ये तो ऑडिट का पहला भी नाम मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सर ये ट्रेंड कैसे बना? अरे भाई पहले छोटे लेवल पे होता था, अब इसको बड़े लेवल पे कर दिया गया है, ये कहकर कि सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही अब ये बन जाएगा। The primary responsibility of the auditor under standard audit 240 is detecting the fraud. Okay, that's it. सर उसके बाद आता है टैक्स ऑडिट प्रोविजन। सर टैक्स ऑडिट प्रोविजन, सर टैक्स ही तो है, इनकम टैक्स ही तो है। हाँ जी इनकम टैक्स है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ बनेंगी टैक्स ऑडिट को करते टाइम पे सर, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट के व्यू पॉइंट से। उसके अलावा टैक्स प्रोविजंस का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑडिट करने वाला है। नंबर 1 सर, हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की चेकिंग करेंगे टैक्स के अकॉर्डिंग कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें चाहिए थी क्या वो प्रॉपरली डन हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। उसके अलावा इनकम टैक्स में जो इनकम हमें शो करनी थी क्या वही इनकम शो हुई है। इसके अलावा कोई डिसअलाउड इनकम तो नहीं है, कोई डिसअलाउड एक्सपेंस तो नहीं है, कोई अलाउड एक्सपेंस तो नहीं है, मतलब इन शॉर्ट अलाउड वाले ही हैं ना सारे, ये देखना होता है। इसके अलावा सर टैक्स पेयर कंप्लाइंस विद फाइलिंग डेडलाइन एंड रेलेवेंट टैक्स रेगुलेशंस, क्या हमने जो टैक्स ऑडिट को जब फाइल करना था उसी दिन में करा है? क्या हमने जितनी बाकी चीज़ों को मतलब जिस टाइम पे जो रिटर्न देनी, मतलब जो रिटर्न हमने फाइल करनी थी क्या उसी टाइम पे हमने करी है? टैक्स रेगुलेशंस का प्रॉपर रोल हमने पूरा किया है या नहीं किया, ये देखना होता है। आइडेंटिफाई द लीगल टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी वाइल प्रिवेंटिंग द इवेजन और अवॉइडेंस, जब भी टैक्स इवेजन होता है यानी टैक्स से बचने के तरीके फॉलो किए जाते हैं तो भाई साहब उसको अच्छे से देखने का काम भी किसका होता है? ऑडिटर का, कि कहीं कहीं पे जो जिसकी ऑडिटिंग कर रहा है वो बेचारा बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना टैक्स से, वह हमारा काम होता है इस चीज़ को देखना। नेक्स्ट होता है इंटरनल कंट्रोल, एक बार ज़रूर देखना होता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जब भी हमने कोई रिपोर्टिंग करनी है तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि उस रिपोर्टिंग के पीछे के सारे रूल्स और सारी चीज़ें जो उस रिपोर्टिंग को करने के लिए ज़रूरी थी वो सही थी या नहीं, एक बार उसकी और भी देख लेना होता है। देन उसके बाद सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट अच्छे से लगे हुए हैं, जो इंटरेस्ट आया था उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कोई एसेट खरीदी थी उसके बिल्स लगे हुए हैं, क्रेडिटर से जो चीज़ें मतलब क्रेडिटर के जो बैलेंस है उनके लेजर अकाउंट्स हमारे पास आ चुके हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों का हमारे पास काम होना, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट सर है कि मैनेजमेंट से कम्युनिकेट ज़रूर करना है अगर आपके पास कोई इनवैलिड इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर आपके पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं रही या आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट टाइमली बेसिस पे करते रहो, क्योंकि टैक्स के रिगार्डिंग हमारा काम बनता है कि हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। सर वैसे बेसिक चीज़ें थी ना? हाँ जी यार, मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, बहुत सी बेसिक चीज़ें थी। अब सुनो मेरी बात, सेक्शन डी में मेरा पर्पस था कि मैं एक ही क्वेश्चन के लिए बच्चों को ज़्यादा प्रिपेयर करूं। अगर आपकी किस्मत है कि अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन वो चैप्टर बहुत बड़ा है तो इस वजह से मैं कोशिश तो कर रहा था कि वो पूरा कर दूं, पर अगर वो पूरा किया तो वो एक अलग से वीडियो के बेसिस पे चला जाएगा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जिन बच्चों ने अगर वो क्वेश्चन करना ही है तो फिर वो मेरी एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट्स की अपॉइंटमेंट के ऊपर है और रिमूवल के ऊपर है, एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चों ने सोचा है कि सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन करना है वो इस मैराथन से सफिशिएंट होकर वो चैप्टर छोड़ सकते हैं, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा इन सभी चैप्टर में से जो मैंने अभी आपको करवाई हैं, ठीक है। तो बस यही था मैराथन दोस्तों। आई होप मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी और आपके नंबर अच्छे आएंगे और सेटिस्फाई होके बच्चे बाहर आएंगे और हमें अच्छे से कमेंट करके जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे कमेंट्स मुझे नज़र आएँ और आपका सेटिस्फेक्शन मुझे नज़र आए, और मैं ये चाहूँगा कि ये मैराथन जिस वे में भी बच्चे में सीखा है समझा है वो उसको किसी भी वे में मदद देकर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि बहुत बच्चों तक ये चीज़ें पहुँची और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होकर अपने पेपर से बाहर आए।
ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ये जो पीडीएफ्स हैं दोस्तों, ये मेरी बुक के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि ये मैराथन जो है वो बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो मेरी बुक को आपको बाय करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये वीडियो देखकर आपका मैराथन वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ले सकते बुक को, कोई बात नहीं, आप इनसे ही समझ सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक वीडियो है, सोर्स है, जो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं देगा। ठीक है, और बाकी नोट्स फ्री बेस में आपको टेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका नोट्स का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल में, मतलब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी